ये हो गया, हमको ये पढ़ना है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन शासक हुआ, क्या हुआ, वो सबको भी हमको देखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो 1757 से 1787, ठीक है, ये क्रम को बस आप याद करते जाओ। 1787 है ना, ये एक हो गया। अब इसको 3-4 भाग में बांटना है हमको। एक तो आपका 1757 से 1787 हुआ, फिर 1787 से 1818, फिर 1818 से 1830 और 1830 से 1854। ठीक है, इसको बांटे हम। देखो ये है 1857। 1857 से आगे बढ़ोगे तो 1862, 1864, 1865। इसके आगे बढ़ेंगे हम 1905, 1905, 1905 के बाद 1906, 1906 के बाद 1920, 1920 के बाद 1930, 32, 34, 1930, 32, 34 के बाद 1940, 1940 के बाद 1942, 1942 के बाद 1946, 1946 के बाद 15 अगस्त 1947 और इसके बाद 1 जनवरी 1948। तो घूम के यहाँ तक आना है हमको। ठीक है, कैसे आना है? देखो 1741 में भास्कर पंत का आक्रमण हुआ, कलचुरी मराठा के अधीन आ गए, 1757 तक शासन चला। अब 1757 से 87 तक आया प्रत्यक्ष भोसला शासन। इसका भी कहानी बता रहा हूं थोड़ा बहुत आपको। इसके बाद 1787 से 1788 तक सूबेदारी शासन, सूबेदारी शासन। 1818 से 1830 ब्रिटिश नियंत्रण में भोसला शासन, ब्रिटिश नियंत्रण में भोसला शासन। और यहाँ पुनः भोसला शासन। ठीक है, देखो होगा क्या कि जो रघु जी प्रथम है ना, रघु जी प्रथम के 4 पुत्र रहते हैं। उसमें सबसे छोटा पुत्र जो होता है वो होता है बिंबाजी। ठीक है, सबसे छोटा पुत्र कौन होता है यहाँ? बिंबाजी। तो तीनों जो पुत्र होते हैं वो तो अपना अपना बंटवारा हिस्सा कर लेते हैं, है ना। एक नागपुर की सत्ता संभालता है, एक चांदा की सत्ता संभालता है, एक और कहीं की सत्ता संभालता है, और एक बिंबाजी बचा तो बिंबाजी को भेजते हैं रतनपुर। अब देखो अभी छत्तीसगढ़ में वन का प्रतिशत है 44.21%। उस समय कितना रहा होगा सोचो, उस समय कितना रहा होगा, और बीहड़ जंगल क्षेत्र रहा होगा ये। तो कोई भी इधर आना चाहता नहीं था। अब बिंबाजी भी इधर आना नहीं चाहता था, अब बिंबाजी भी रतनपुर आना नहीं चाहता था। तो बिंबाजी चाहता था कि नागपुर में ही मेरे को छोटा मोटा पद मिल जाए, वहीं मैं रहूं, वहीं से अपना जीवन गुजार लूं। लेकिन उसको जबरदस्ती भेजा गया कहाँ? रतनपुर। आना पड़ा मजबूरी में रतनपुर, नागपुर से रतनपुर आना पड़ा बिंबाजी को। कुछ समय तक तो एडजस्ट नहीं कर पाया, बाद में बहुत कल्याणकारी शासक सिद्ध हुआ बाद में। ठीक है, क्यों सिद्ध हुआ? क्योंकि कलचुरियों की ही व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। पूरी व्यवस्था कलचुरी लोग जैसे लागू किए थे वैसे ही बहुत ज्यादा चेंज करने का कोशिश नहीं किया। यहाँ के जो निवासी थे उनकी जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, अब 1757 से 87 तक तो प्रत्यक्ष भोसला शासन रहा, बिंबाजी शासक रहा। बाद में क्या हुआ कि बिंबाजी की मृत्यु के बाद फिर वही कंडीशन कि फिर नागपुर से कोई आएगा यहाँ शासन करने।
अब बारी थी वेंको जी की। वेंको जी भी यही चाहते थे कि मैं नागपुर की सत्ता में ही संलग्न रहूं, वहीं सक्रिय रहूं, इसीलिए रतनपुर आना नहीं चाहते थे। अब रतनपुर नहीं आना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया, उनको बोला रतनपुर नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा काम, तो वो बोले कि रतनपुर का शासन ही तो संभालना है ना, क्या चाहिए हमको, राजस्व ही तो चाहिए। एक काम करता हूँ, ठेकेदार बैठा देता हूँ, ठेकेदार बैठेगा वहां और बैठ के क्या करेगा, जितना भी लगान चाहिए हमको, जितना भी कर चाहिए, टैक्स चाहिए, वो वसूलेगा। तो उसने क्या किया, एक नई व्यवस्था लेके आया, सूबेदारी व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत क्या किया उसने, बोली लगवाया छत्तीसगढ़ का, जो जितना पैसा देगा उसको रतनपुर क्षेत्र मिल जाएगा। उस आधार पर आया सूबेदारी व्यवस्था। तो 8-10 सूबेदारों को पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब रघु जी प्रथम की मृत्यु हो जाती है, सॉरी रघु जी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है ना, और आपका वेंको जी की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में फिर वही सत्ता संघर्ष वाला बात आता है। और अप्पा साहब क्या करते हैं, अप्पा साहब सहायक संधि के लिए मजबूर करवा देते हैं किसको, मराठाओं को। अब सहायक संधि ले तो लेते हैं और षड्यंत्र भी रखते हैं अप्पा साहब। और अप्पा साहब के नेतृत्व में फिर क्या होता है, सीताबर्डी का युद्ध होता है 1817 में। बुरी तरह हारते हैं मराठा। अब बुरी तरह हारते हैं तो उसी समय ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है फिर से। नागपुर ब्रिटिश नियंत्रण में आया, मतलब छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश नियंत्रण में आया, ठीक है। तो उस समय रघु जी तृतीय जो है अल्पवयस्क होता है, अल्पवयस्क होता है तो 1818 से 1830 तक अंग्रेज ही पूरा प्रशासन संभालते हैं। जब 1830 में वयस्क होता है रघु जी तृतीय तो उसको शासन सौंप दिया जाता है। तो 1830 से 1854 तक फिर पुनः भोसला शासन आ जाएगा, रघु जी तृतीय चलाएगा शासन, ठीक है। 54 में फिर वही दो गोद निषेध प्रथा डलहौजी का आता है और उसके तहत पूरी तरह से छत्तीसगढ़ ब्रिटिश अधीन हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब हम, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, अभी बस समझते हैं। अब देखो होता क्या है, जब सूबेदारी व्यवस्था लागू करते हैं लोग और अन्य तरीके से भी शोषण करते हैं जब ब्रिटिश वाले, तो स्वाभाविक सी बात है 1857 की क्रांति तो होगी। तो 1857 की क्रांति होती है, वीर नारायण सिंह यहाँ से नेतृत्व करते हैं, है ना। लेकिन 1857 की क्रांति का एक बुरा प्रभाव क्या रहा है कि दक्षिण भारत पहुंच नहीं पाया, उत्तर भारत तक ही सीमित रह गया, नहीं तो उसी समय सफल हो जाते। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि फिर से इस टाइप की घटना ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, रियासतों का पुनर्गठन शुरू किया। तो रिचर्ड टेम्पल एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज अधिकारी था, इसके समय रियासतों की पहचान की गई, है ना। और फिर 1865 आते आते तक रियासतों का निर्माण शुरू हुआ ताकि इस टाइप का विप्लव फिर से ना हो। 1905 में जानती हो बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ का जो वास्तविक मानचित्र आप देखते हो, अभी वर्तमान में जो मानचित्र देखते हो वो अभी सामने आया। भाई उस समय चांग बकार कोरिया, उदयपुर, जसपुर, है ना, सरगुजा, ये सब रियासतें जो थी ये सब किसमें थी, बंगाल प्रांत में शामिल थी। और हमारी तरफ क्या था, संबलपुर के कुछ क्षेत्र शामिल थे। तो बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल विभाजन के बाद संबलपुर वाला जो क्षेत्र था वो उड़ीसा को मिला, बंगाल में चला गया। और उधर का भाषाई आधार पे ये सब 5 रियासत जो थी वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। तो ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा हम देखते हैं ये 1905 में अस्तित्व में आया। अच्छा, ये कैसे जुड़ा, बस्तर कैसे छत्तीसगढ़ में आया वो भी बताऊंगा अभी, है ना, कैसे शामिल हुआ। बस्तर शुरू से अलग रहा है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो 1905 बंगाल विभाजन, 1906 में दुर्ग जिला बना और इसी समय आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गठन हुआ। अब इसके बाद बीच बीच में और भी बहुत सारे आंदोलन है। फिर एक प्रमुख आंदोलन असहयोग 1920, फिर इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी रही इन आंदोलनों में। फिर 1940 में व्यक्तिगत सख्त सत्याग्रह, है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण का प्रावधान किया गया और संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग शामिल थे, ठीक है। 6 लोग यहाँ से गए थे छत्तीसगढ़ से,
ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। ठीक, 1 जनवरी 1948 को रियासतों का विलीनीकरण। ठीक है, तो ये आधुनिक तो हमको पढ़ना ही है बहुत डिटेल में। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य चीजों को समझते हैं। देखो, जो बस्तर का इतिहास है ना, ये शुरू से अलग ही रहा है। समझो क्यों अलग रहा है? क्योंकि बस्तर को कोई इतना आसानी से जीत नहीं पाया। एक तो पूरे के पूरे कैसे लोग, जनजाति लोग, आदिवासी लोग, एकदम ताकतवर लोग, है ना। तो बस्तर को आसानी से कोई जीत नहीं पाया। लेकिन वही घर का भेदी लंका ढाई वाला एक कहावत है ना, उसके कारण ही बस्तर मराठों के अधीन और मराठों से फिर अंग्रेजों के अधीन पहुंचा। ठीक है, देखो इसका क्या है, देखो 290 से 965 एडी ईस्वी। ठीक है, एक ये, फिर 965 से 1023 एडी, 1023 एडी से 1324 एडी, और 1324 एडी से 1947 48, या अभी तक भी बोल सकते हो 48। देखो मुख्य रूप से 4 राजवंश पढ़ना है। 290 से 965 एडी पढ़ना है हमको नलवंश। ठीक है, 965 से 1023 पढ़ना है हमको गंगवंश। ठीक है, उस समय तक शासन यहाँ पे बस्तर क्षेत्र में गंगवंश का रहा है। 1023 से 1324 पढ़ना है छिंदक नागवंश। ठीक है, 1324 से 1947 48 तक हमको पढ़ना है काकतीय राजवंश। और काकतीय पढ़ेंगे तो यही पैरेलली पढ़ेंगे हम आदिवासी विद्रोह। टोटल 9 विद्रोह हैं, इन 9 विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस्तर का इतिहास ऐसे चला है। तो 4 राजवंश को ही मुख्य तौर पे हम पढ़ते हैं बस्तर के इतिहास में। एक नलवंश, तो नलवंश के बारे में याद रखिए, बस्तर का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश। बस्तर का इतिहास शुरू ही होता है नलवंश। ठीक है, याद रखिएगा ना, बस्तर का बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश कहलाएगा राजर्षि तुल्यकुल वंश, और नलवंश बस्तर का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश। उसके बाद आएगा गंगवंश, फिर छिंदक नागवंश, फिर काकतीय और आदिवासी विद्रोह। तो इसको हमको देखना है। अब देखो इसका क्या कहानी है भाई, देखो फिर से छत्तीसगढ़ बना लेते हैं। देखो फिर से ये हो गया रतनपुर। ठीक है, ये हो गया नागपुर, ये बस्तर वाला क्षेत्र है पूरा, ये बस्तर वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे काकतीय राजवंश है। ठीक है, ये हो गया काकतीय राजवंश। देखो यहाँ पे मराठाओं का शासन है, यहाँ भी मराठा है। ठीक है, यहाँ बैठा है कौन, बिंबाजी। यहाँ पर है रघुजी द्वितीय। ठीक है, इसका सेनापति है नीलू पंत। इनका सेनापति कौन है, नीलू पंत। यहाँ पे दक्षिण में एक, देखो यहाँ पे ये बस्तर है, यहाँ पे एक जगह है जयपुर। जयपुर का शासक है विक्रम देव। ठीक है, यहाँ कहीं एक राजवंश है कुतुब शाही राजवंश। ठीक है, कुतुब शाही राजवंश। अब देखो होता क्या है, जगह ट्रेस कर लो, है ना। देखो बस्तर को क्यों जीतना है, जितने भी राजवंश थे ये भी 3 बार आक्रमण किया, है ना।
3 आक्रमण ये कर लिया, एक बार भी नहीं जीत पाया, है ना। यहाँ पे शासक लिख लेता हूं पहले, दलपत देव। ठीक है, देखो कुतुब शाही राजवंश का एक शासक हुआ कुतुब शाह, 3 बार आक्रमण किया बस्तर में, लेकिन जीत नहीं पाया। और आक्रमण करने का रीजन क्या है? बस्तर में आप जानते हो क्या है, लौह अयस्क, खनिज संपदा से, वन संपदा से बहुत धनी है बस्तर। एक तो लौह अयस्क है, दूसरा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे साल वन है, ठीक है। तीसरा यहाँ क्या है, तो यहाँ पे है आदिवासी जो परिश्रमी होते हैं, तो मैन पावर भी है यहाँ पे, ठीक है। किसी को भी क्या चाहिए युद्ध के लिए, मैन पावर चाहिए, लौह अयस्क चाहिए जिससे अच्छा हथियार बना पाए, लकड़ी चाहिए जिससे रथ वथ अच्छे से बना पाए, यही तो चाहिए ना, ठीक है। अब देखो कोई भी इसको इसलिए जीतना चाहता था बस्तर क्षेत्र को, ताकि ये सब को पूरा कर सके हम। अब देखो ये जो बस्तर है और ये जो जयपुर है, जयपुर उड़ीसा में, यहाँ पे एक परगना था कोटपाड़, एक जगह क्या है, कोटपाड़। अब होता यह है कि ये 3 बार आक्रमण कर चुका है, ये तो बहुत बार आक्रमण किया विक्रमदेव काकतीय राजवंश के विरुद्ध, हर बार हारा, कभी जीता ही नहीं, ठीक है। अब हो ये रहा था कि 1770 का बात है, 1770 के आसपास का बात है। इसको भी पता है कि बस्तर बहुत संपन्न जगह है, तो बस्तर में आक्रमण करूंगा तो ये सब मिलेगा, खनिज संपदा मिलेगा, धन मिलेगा, आदिवासी है, साल वन है, सब कुछ तो है वहां। लेकिन बस्तर को जीतना उतना ही मुश्किल है ना। और आप जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे ये दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र और ये महाकांतर वाला क्षेत्र जो है, बस्तर वाला क्षेत्र, इनके बीच युद्ध विरले ही हुए हैं। जैसे एक वकाटक और नल वंश से तो थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा आपको, और एक यहाँ पे जब कलचुरी शासक हुआ पृथ्वीदेव प्रथम, और यहाँ पे एक छिंदक नागवंशी शासक हुआ सोमेश्वर देव प्रथम। तो सोमेश्वर देव प्रथम क्या करेगा, पृथ्वीदेव प्रथम को हराएगा, उसके बाद उसका पुत्र होगा जाजल देव प्रथम, इसको घसीट के मारेगा। समझ में आ रहा है? किसको? सोमेश्वर देव प्रथम को, पूरे माता उसकी, सोमेश्वर देव की माता, उसकी पत्नी, सबको कैद करके रख लेता है। तो इधर पता है कि कोई बस्तर को जीत नहीं सकता आसानी से, या इधर आक्रमण नहीं हो सकता, दोनों की कंडीशन अच्छी थी ना। लेकिन होता क्या है, नीलू पंथ बोलता है, इसको कन्विंस करता है रघुजी द्वितीय को कि बस्तर में अच्छा वन संपदा है, आक्रमण करना चाहिए। इधर ये तो लगा ही हुआ है, कई लोग तो हमला कर ही रहे हैं। तो क्या होता है, 1770 के आसपास कन्विंस करता है और बोलता है ठीक है चलो जाओ। अब होता क्या है, रघुजी द्वितीय बोलता है बिंबाजी भोसले को कि भाई रास्ता दे दो हमको, यहाँ से तुम भी लड़ने जाओ, सेना भी दे दो, रास्ता भी दे दो। बिंबाजी सीधे सीधे मना कर देता है, क्योंकि बताया ना मैं कि एकदम शांति से जीने वाला शासक था। तो बोलता है नहीं, मैं तो नहीं दे पाऊंगा रास्ता, भाई यही ना आएगा, रतनपुर, रायपुर होते हुए, कांकेर होते हुए जाते ही लोग हमला करके। तो सीधे सीधे मना कर दिया। तो बोलता है चलो ठीक है, तुम युद्ध मत लड़ो, कम से कम रास्ता तो दे दो। तो ये बोलता है नहीं, मैं रास्ता भी नहीं दूंगा। रास्ता दे दिया, कल को तुम तो जीतोगे, हारोगे, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, कल को मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे तो मेरा मुश्किल हो जाएगा रहना यहाँ, है ना। तो बिंबाजी ना रास्ता दिया, ना सैनिक दिया, ना खुद गया लड़ने। अब नीलू पंथ के पास एक ही रास्ता बचा कि यहाँ पे एक जगह है गढ़ चिरौली, तो यहाँ से मैं जाऊं और हमला करूं। देखो यहाँ पे लड़ाई हुआ नीलू पंथ और दलपत देव का, दलपत देव हरा दिया नीलू पंथ को, ठीक है। अब यहाँ हार तो गया, अब रघु जी से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था कि जीत के आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जीत तो पाया नहीं। तो इसको पता चला कि एक जयपुर का शासक है विक्रमदेव, ये भी कंटिन्यू आक्रमण करते रहता है बस्तर, तो उसके पास जाएगा नीलू पंथ। और यहाँ जो है नीलू पंथ और विक्रमदेव, ये दोनों मिलकर अपना गुट बनाएंगे और फिर से आक्रमण करेंगे कहाँ, बस्तर में। फिर हारेंगे दोनों, ये भी हारेंगे, ये जीतेगा। तो बस्तर को ऐसे तो जीत नहीं पाए। लेकिन होगा क्या, एक टाइम के बाद जब दलपत देव की मृत्यु होगी तो इसके 2 पुत्र होंगे, है ना। और उन 2 पुत्रों में अजमेर सिंह एक पुत्र होगा, एक महिपाल देव होगा। ये दोनों पुत्रों में क्या होगा, सत्ता का संघर्ष होगा। और वही मैं बोल रहा था ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही वाला यहाँ पे एक ना एक विभीषण निकलेगा और अपने ही घर को गिरा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फिर, 6 अप्रैल 1778, इस डेट का बहुत महत्व है। इस दिन हुई थी कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि। मराठों में ये विक्रमदेव और जयपुर का शासक विक्रमदेव, मराठों में अवीर त्रयंबक राव था, है ना, कुछ अंग्रेज भी शामिल थे। और इन्होंने कोटपाड़ की संधि की। ये कोटपाड़, चुचुड़ा, ये सब क्षेत्र मिल गए विक्रमदेव को। मराठों को क्या मिला, तो मराठों को मिला 59,000 टकोली,
इनको पटाना पड़ता था। और इस तरीके से 6 अप्रैल 1778 के दिन कोटपाड़ की जो संधि हुई, तो बस्तर पहली बार मराठा के अधीन हो गया। तो ये जो नक्शा देखते हैं ना हम, ये उस समय से है। भले 1905 में हम पढ़ रहे हैं, भले है ना, इधर वाला क्षेत्र शामिल हुआ 1905 में, लेकिन 1778 में बस्तर फाइनली दक्षिण कौशल में शामिल हो गया था। तो ये मोटा मोटा एक क्या है, आपका ओवरव्यू है छत्तीसगढ़ के इतिहास का। और इसमें हम क्या क्या देखें उस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ हर चीज, हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं बता रहा था ना। देखो, यहां से शुरू करना है, तो ये क्रम को हमको याद रखना है। ये क्रम हम याद रखेंगे तो अच्छे से हमको हर चीज बनेगा, है ना। और ये मैप को याद रखना भाई, कहाँ गया ये, ऊपर नीचे हो गया है मैप। ये वाला जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे पढ़ना, और क्रमबद्ध तरीके से पूरा रियासतों के विलीनीकरण तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।